गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने एक्सेलरेशन भी कंप्लीट कर लिया था, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, उस पर न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिए थे। अब हम कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड और मेथड ऑफ कैलकुलस। दो मेथड है, इनसे अपन इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे, मोशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस में देखते हैं कि जैसे पहले मैं बोलूं कि अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन कांस्टेंट है या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है या पार्टिकल रेस्ट में है, जो भी है उसकी कंडीशन, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, पहली कंडीशन, अगर डिस्प्लेसमेंट आपका कांस्टेंट है और टाइम के साथ ग्राफ बनाना है, एक्स एक्सिस पे आपको टाइम लेना है सेकंड में और वाई एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो। सपोज वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में। अगर कांस्टेंट है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ तो ग्राफ ये बनेगा। आपका ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से कांस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट चेक कर लो, कांस्टेंट होगी वैल्यू, किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट चेक कर लो, वो कांस्टेंट होगी वैल्यू। तो इस केस में आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो ग्राफ कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। x की वैल्यू कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट करते हैं, x आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाली कंडीशन में ये ग्राफ में। सेकंड केस, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल, सेकंड केस में मैं ग्राफ बनाऊं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है उस कंडीशन में ग्राफ बनाना है। तो देखो दो कंडीशन होंगी, एक तो मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज करे, टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट इंक्रीज करे, तो डिस्प्लेसमेंट आपका वेरिएबल हुआ, x और t के बीच ग्राफ अपन बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपका जो x है वो t के अकॉर्डिंग कांस्टेंटली वेरी कर रहा है, ठीक है ना, वेरिएबल है बट कांस्टेंटली वेरिएबल है। एक होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो इंक्रीज हो या वेलोसिटी इंक्रीज हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा, एक x और t के बीच ग्राफ ऐसा भी होगा और एक x और t के बीच ग्राफ जो है वो ऐसा भी होगा। चार अलग अलग कंडीशंस देखो, ये कंडीशन आपको क्लियर होगी, कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा तो ये होगा। वेरिएबल वाली कंडीशन तीन तरह से हो सकती है। पहले तो मैं बोलूं कि कांस्टेंट इंक्रीज करे, कांस्टेंट वेरी करे तो वेरिएबल, बिल्कुल सही है। अब इस केस में कांस्टेंट वेरी नहीं करे, आपका वेरी कर रहा है, टाइम t = 0 से 1 सेकंड में कुछ अलग है, 1 से 2 में कुछ अलग है, फिर जाके कांस्टेंट हो रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस वाले केस में डिक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है। तो एक और चीज हम यहां से डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जो ग्राफ का स्लोप है वो डिनोट करता है वेलोसिटी को। ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या डिनोट करता है बेटा, वेलोसिटी को। जैसे मान लो इसी ग्राफ पे मैं दो पॉइंट ले लूं कहीं भी और दोनों पॉइंट पे मैं x एक्सिस पे वैल्यू चेक करूं, यहाँ पे टाइम t1, यहाँ पे टाइम t2, और y एक्सिस पे आप जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, यहाँ पे मैं बोलूं x1, यहाँ पे x2। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा आपका हो गया डेल्टा x और टाइम हो गया आपका डेल्टा t। तो अगर मैं इस ग्राफ के स्लोप की बात करूं तो वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। ये एंगल थीटा ले लूं, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, tan थीटा यहां से लिखा जाएगा बेटा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जो कि आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी। देन द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट ऑलवेज वेलोसिटी, ठीक है, जिसको अपन tan थीटा भी लिखते हैं। इस केस में स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव हुआ। इस केस में ये जो स्लोप है tan थीटा की वैल्यू 90 से बिलो है, तो इस केस में थीटा जो है 90 से बिलो है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। इस वाले केस में भी आप जैसे स्लोप कैलकुलेट करना चाहिए, इस ग्राफ का स्लोप, तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो। ये टेंजेंट जो है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बिलो थीटा, थीटा बिलो 90 है, तो ये टेंजेंट, ये जो स्लोप है ये भी पॉजिटिव है। इस केस वाले स्लोप की बात करें, ये जो स्लोप है, इस वाले केस में स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप जो है वो थीटा की वैल्यू अबव 90 होगी तो स्लोप नेगेटिव होगा। इस केस में स्लोप नेगेटिव है, इस केस में स्लोप पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का कांसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। द स्लोप बिटवीन पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट ऑलवेज वेलोसिटी, ठीक है ना। और वेलोसिटी को अपन तीन तरह से देख सकते हैं। इस वाले केस में अगर आप स्लोप की बात करें तो 0 है,
इस केस में स्लोप 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी? 0। कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, कोई दो पॉइंट लिए तो टाइम इंटरवल तो अपना होगा डेल्टा टी, बट डिस्प्लेसमेंट तो आपका कांस्टेंट है, फिक्स है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट x2 - x1 तो 0 ही है। तो इस केस में वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी? 0, मतलब स्लोप जो है वो 0 होगा। स्लोप जो है वो क्या है? 0। ठीक है, tan 0। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो ग्राफ भी कुछ इस टाइप से बनेगी कि कांस्टेंट वेलोसिटी हो, वेरिएबल हो, और फिर अपने को स्लोप देखने हो, एरिया देखना हो, वो सब अपन डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Velocity time graph. When velocity is constant, when velocity is constant, टाइम के साथ कांस्टेंट हो, तो ग्राफ देखो बेटा, एक्स एक्स पे टाइम दिया, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसे ही देखोगे, स्ट्रेट। ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंट पे आप चेक कर लो, किसी भी इंस्टेंट पे चेक करो, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, v कांस्टेंट, ग्राफ यही बनेगा। सेकंड केस में वेरिएबल और वेरी भी करे, इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, कांस्टेंट इंक्रीज करे, वेरिएबल, ठीक है ना। तो सेकंड केस में व्हेन वेलोसिटी इज वेरिएबल, व्हेन वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल हो, ठीक है, तो उस समय वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ है वो देखो ध्यान से, वेलोसिटी और टाइम के बीच का, मैं बोलूं कांस्टेंट वेरी कर रही हूं, ग्राफ लीनियर होगा। कांस्टेंट वेरी करेगी तो ग्राफ कैसा होगा? लीनियर। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना, कांस्टेंट इंक्रीज नहीं कर रही है, इस तरह से इंक्रीज कर रही है, तो इस केस में भी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, बट कांस्टेंटली इंक्रीज नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन या वेरिएबल है, ठीक है ना, इस तरह से t और v के बीच का। या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि वेलोसिटी डिक्रीज करे, वेलोसिटी क्या करे? डिक्रीज करे टाइम के अकॉर्डिंग। इस तरह से चार पॉसिबिलिटीज अपन ने चेक करी। कांस्टेंट वाली, कांस्टेंट इंक्रीज करें, वेरिएबल इंक्रीज करें, इस तरह से, ठीक है ना, डिक्रीज करे, इंक्रीज करे, डिक्रीज करे। अब इसमें भी देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, द स्लोप बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो आपका जो स्लोप है tan थीटा, इस केस में tan थीटा, थीटा की वैल्यू बिलो 90 है, तो आपका tan थीटा पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव। और वैसे कैलकुलेट करना चाहिए दो पॉइंट लेके, तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस में मिलाएं तो ये आपका टाइम इंटरवल t1 t2 - t1, और इधर आपकी वेलोसिटी जो इंक्रीज कर रही है v1 to v2। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं तो थीटा, tan थीटा जो है आपका फॉर्मूला होगा tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है। tan थीटा आपका क्या है बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये जो स्लोप है tan थीटा वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, ठीक है। इस केस में स्लोप आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा बिलो 90 है, tan 90 से छोटे वाले जो वैल्यूज है वो सब पॉजिटिव होंगी। इस केस में स्लोप कैलकुलेट करना चाहिए तो इसमें पॉजिटिव होगा, और इस केस में स्लोप नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें थीटा अबव 90 होगा। थीटा जो है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस से ही देखा जाएगा, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में। इस वाले केस में स्लोप जो है वो आपका पॉजिटिव है और इस केस में स्लोप नेगेटिव है। इस तरह से अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देख लेते हैं। एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करता हूं तो वो मेरा होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और उसी को यूज करके अपन इक्वेशन ऑफ मोशन अभी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने थोड़े ग्राफ डिस्कस कर लिए। अब अपन बात करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद मेथड ऑफ कैलकुलेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें फर्स्ट आपका ग्राफिकल मेथड, एक ग्राफ से अपन सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना, बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। मान लो एक पार्टिकल इनिशियली t इक्वल्स टू 0 सेकंड है, उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है और वेलोसिटी जो है ना वो u है। वेलोसिटी कितनी है? u। और t1 इक्वल्स टू 0 पे, t2 इक्वल्स टू t इंस्टेंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट
x1 0 था, x2 की वैल्यू x हो गई, वेलोसिटी v हो गई। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, a जो है वो कांस्टेंट है, या मैं बोलूं यूनिफॉर्म है। और मैं बता चुका ग्राफ यूनिफॉर्म वाले केस में कैसे बनता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है मेरे को। ये किससे कैलकुलेट किया जाता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी y एक्सिस पे और x एक्सिस पे आप टाइम ले लोगे, ठीक है। मैंने बोला t इक्वल्स टू 0 टाइम पे, इनिशियल t1 इक्वल्स टू 0 सेकंड पे, डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी u है। इसका मतलब ग्राफ पक्का ऊपर से कहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी u है। अगर आपका पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ग्राफ पक्का इस टाइप का बनेगा। और इंस्टेंट t पे, यहाँ पे तो t1 इक्वल्स टू 0 सेकंड था, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इंस्टेंट आपका क्या हो गया? t2 इक्वल्स टू t सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी? v। वेलोसिटी कितनी हो गई? v। और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका x है। इस सिचुएशन में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे अपन एवरेज एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। एवरेज एक्सेलरेशन a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। एक्सेलरेशन आपने कांस्टेंट लिखा, तो एवरेज एक्सेलरेशन हुआ इस सिचुएशन में डेल्टा v, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? v माइनस u। फाइनली v थी, इनिशियली u थी, तो v2 की जगह आप v पुट करोगे u, और v1 की जगह u पुट करोगे, v माइनस u। टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 क्या हो गया आपका? t माइनस 0, t माइनस 0। आपकी इक्वेशन आ गई v a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन आ गई v माइनस u इक्वल्स टू at। आप u को उस तरफ ले जाओ तो v इक्वल्स टू u प्लस at इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी है उन पे एरो लगा लो, वो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई समस्या नहीं है, इसमें आपको ग्राफ की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट, उसके लिए ग्राफ काम आएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो ध्यान से बेटा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करना है? इसका एरिया कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। मुझे ये टोटल एरिया निकालना है इसका। अगर मैं ये टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं तो वो मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब इस एरिया को मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करूं? इसको देखो, मैं एक क्या करता हूं, u से यहाँ पे नॉर्मल डाल देता हूं इधर वाली साइड पे, और अब अपने पास दो ज्योमेट्री आ जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों का एरिया टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक वैल्यू u है और यहाँ तक v, तो ये वाले जो डिस्टेंस है ये वाली, वो आपकी हो जाएगी v माइनस u, ठीक है। सॉरी, v माइनस u आपकी ये वाले डिस्टेंस बचेगी। यहाँ तो u है ना, ये वाला पॉइंट भी u होगा, तो ये डिस्टेंस होगी v माइनस u, ये वाली। अब आप एरिया फाइंड आउट करो, इसको रिप्रेजेंट कर दो O से, U, V और इसको B दे दो या A दे दो, या पॉइंट दे दो A, ये B और ये आपका C पॉइंट हो गया, और इसको आप D पॉइंट दे दो। एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ represent displacement of ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, जो भी लिखा आपने, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट लिख रहे हो तो ऑब्जेक्ट ले लो। अब मुझे वो एरिया कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनिशियली आपका 0, फाइनली x है, तो इसको लिखोगे डिस्प्लेसमेंट को x2 माइनस x1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ OABCD, OABCD
सी डी। x2 की वैल्यू आपके पास x, x1 की वैल्यू 0। एरिया ऑफ OABCD डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करके आप पहले इस ट्राइंगल का एरिया लिखोगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। अब देखो वैल्यू x माइनस 0 का आप लिखोगे x। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस आपका है स्मॉल t, ये वाली डिस्टेंस आपकी स्मॉल t है, t2 माइनस t1 की वैल्यू स्मॉल t, और हाइट कितनी है v माइनस u प्लस नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल OACD। ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ आपकी हो गई स्मॉल t, विड्थ हो गई आपकी u, ठीक है ना। तो u इनटू t लिख दोगे इस बार, u इनटू t। अब ध्यान से देखो इस वाली इक्वेशन से v माइनस u की जगह पर क्या पुट कर लेंगे 80। सिंस फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v माइनस u इक्वल्स टू 80, देन x इक्वल्स टू, इसको आप पहले लिख लो ut प्लस हाफ इनटू t। v माइनस u की जगह 80 पुट कर लिया, तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ गई ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हेन पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास ये होगी, वेयर x जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी, इंस्टेंट t हाफ एक्सीलरेशन, और ये आपका t, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके लिए आपको ग्राफ की भी रिक्वायर नहीं है, आपको इसमें से t रिमूव करना, तो यहां से t की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लो और फिर इसको सॉल्व कर लो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड से ही सॉल्व करना है उसको, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट से t की वैल्यू सेकंड में पुट करो, t की वैल्यू होगी v माइनस u अपॉन a, यहीं से सॉल्व कर लो, t की a को अपॉन में ले आओ, तो ये वाली वैल्यू आप सेकंड में पुट करो, तो x इक्वल्स टू u, t की जगह v माइनस u अपॉन a प्लस हाफ a t स्क्वायर, मतलब v माइनस u अपॉन a का होल स्क्वायर। इसको आगे सिंपलीफाई करो, x इक्वल्स टू u को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, uv अपॉन a माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ ऑफ a कट जाएगा, स्क्वायर करोगे, ऊपर का स्क्वायर कर लो, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन में एक a बचेगा, ट्वाइस a, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देन x इक्वल्स टू uv अपॉन a माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a प्लस u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a माइनस 2 से 2 कैंसिल, uv अपॉन a, माइनस का uv अपॉन a प्लस का uv अपॉन a कैंसिल, x इक्वल्स टू, देखो u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है, ये माइनस का u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है, ये v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है, पहले लिख लो v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a माइनस, ये सॉरी माइनस की क्वांटिटी 1 है और ये हाफ है, क्या बचेगा u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a, ट्वाइस से एलसीएम लेके उधर ले जाओ, इक्वेशन हो गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ax, u स्क्वायर ट्रांसफर कर लो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ax इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो केवल आपको ग्राफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में काम आया, फर्स्ट भी डायरेक्ट सॉल्व करी थी और थर्ड भी अपन ने डायरेक्ट सॉल्व कर दी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में अपन मेथड ऑफ कैलकुलस से इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे।